हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे क्लास 9 का चैप्टर 1 का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था, तो इस वीडियो से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर में हमें सबसे पहले क्या जानना है, नंबर्स के बारे में जानना है। चैप्टर का नाम है हमारा नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं नंबर क्या होता है। तो नंबर को हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक रियल नंबर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमें क्लास 11 में पढ़ना है, तो इसको हम लोग अभी यहाँ के लिए फॉर द टाइम बिंग इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं। हम लोग का जो सिलेबस में पार्ट है, हम लोग को रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग इस टॉपिक को कंसंट्रेट करेंगे। तो रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं नंबर लाइन का। ठीक है, ये नंबर लाइन है, ये हो गया 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3। ठीक है, तो अब नंबर लाइन पे देखो, ये सारे जो नंबर्स है, जो मार्क किए हुए नंबर्स दिख रहे हैं, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर, जो हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। पहले हमें यही बताया गया था, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फ्रैक्शन, ये सब हम जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जो कि 1 2 3 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक रहता है। फिर होल नंबर में क्या होता है, 0 भी आ जाता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0। ठीक है, फिर इंटीजर्स में क्या आ जाता था, सारे होल नंबर और नेगेटिव नंबर। नेचुरल नंबर का नेगेटिव मतलब सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर, और 0 भी आ जाता था इंटीजर्स में। फिर हमने पढ़ा था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है। फिर हमने पढ़ा था रैशनल नंबर, वो भी p/q के फॉर्म में होता है। दोनों में, फ्रैक्शन में और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता था कि जो रैशनल नंबर है वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल लिखा यहाँ पे -3/5, तो ये रैशनल नंबर तो है लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, और सिर्फ 3/5 है, तो ये रैशनल नंबर भी है और ये फ्रैक्शन भी है। बस यही एक मेन डिफरेंस है रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में, कि रैशनल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता है। वेयर दोनों में ही q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कभी आगे हम लोग फ्यूचर में कभी वीडियो बनाएंगे, इसको और डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हम लोग का टॉपिक है रियल नंबर। तो रियल नंबर हम लोग समझ रहे हैं नंबर लाइन की हेल्प से। तो ये नंबर लाइन है, ये सारे नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं मार्क किए हुए, ये तो चलो हो गए, इनको हम जान रहे हैं 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है। लेकिन अगर हम देखें तो 1 और 2 के बीच में और भी तो नंबर है, 1.5 1.6 1.7 1.8 2.3। ठीक है, कोई भी दो नंबर के बीच में और भी तो नंबर्स है, तो उन सारे नंबर को हम कहाँ पे क्लासीफाई करेंगे, वो सब नंबर कहाँ जाएंगे। मान लो अगर हम इसको जूम करके देखते हैं, इस लाइन को 2 और 3 के बीच को देखते हैं, ये हो गया 2 और 3, तो ये हो गया 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 7 8 9 10 मान लो। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये 2.2 और ये है 2.3, तो अब हमें 2.2 और 2.3 के बीच में भी तो अनलिमिटेड नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है ना, इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर से कोई भी दो पॉइंट आप एकदम उठा लो, उस दो पॉइंट के बीच में आपको और बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे। तो इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सारे ही नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। तो जितना भी हमने पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर, ये सारा ही रियल नंबर का पार्ट है। ठीक है, जैसे कि अगर सिर्फ हम बात करें तो नेचुरल नंबर तो क्या हुआ, सिर्फ ये जो इस नंबर लाइन के ऊपर ये पार्टिकुलर पॉइंट है, ये हुआ नेचुरल नंबर, ये हुआ नेचुरल नंबर, ये हुआ नेचुरल नंबर, ये हो गया होल नंबर भी हो गया। तो इसके बीच में जो सारे नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ये जो नंबर है यहाँ पे 0.5, ये क्या कहलाएगा। ठीक है, और भी इस तरीके से बहुत सारे नंबर है, तो कहने का मतलब इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स है वो सारे नंबर होते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो अब रियल नंबर को फिर से पढ़ते एक बार हम डिटेल में। तो यही हमें पढ़ना है, क्लास 10 में भी हमें इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, तो कोई क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो वो भी इस टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर्स को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया, कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, काफ़ी डिटेल में, तो अभी के लिए उसको छोड़ दो, हम लोग फोकस करेंगे रियल नंबर के ऊपर। तो अब देखो चैप्टर यहाँ से मेन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर को फर्दर हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, वैसे नंबर जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो कहलाते हैं रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अब आप बोलोगे सर अभी तक तो हमने पढ़ा था रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, वही चीज़ है, इसको समझ रहे हैं अभी हम। ठीक है, रैशनल नंबर को जैसे कि ये मान लो हम लिखे 7/3,
तो ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, डेसिमल में अगर 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 2.33333333 कंटिन्यू आते रहेगा, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 7 को हम 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4 1.75। तो ये क्या हुआ, इस बार देखो डेसिमल के बाद हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे डेसिमल के बाद खत्म नहीं हो रहा, ये कंटिन्यूअस चलते जा रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ, ये डेसिमल के 2 डिजिट के बाद खत्म हो गया। और मान लो, मैं एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो 23 को हम डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 2 जा 16, रिमाइंडर बच गया 7, तो 0.875 आ जाएगा। अब डिवाइड करके देखना यही आएगा। इसको डिवाइड करने का एक ट्रिक है, मैंने उस ट्रिक के हेल्प से इसको डिवाइड कर लिया। तो ये देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद जाके ख़त्म हुआ। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलो 25 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 2 जा क्या हो गया 18 हो गया, रिमाइंडर कितना बच गया 7। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.77777 आते रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हमने क्या ध्यान दिया कि जो रैशनल नंबर, जितने भी कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता था वो रैशनल नंबर होता था। जब उसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो या तो वो डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद जाके ख़त्म हो जाता था, या वो ख़त्म नहीं होता था, कंटिन्यूअस नंबर आते रहते थे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। रैशनल नंबर को हमने 2 पार्ट में बांट दिया, एक टर्मिनेटिंग, या तो डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाए, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे ये जो हमने अभी डिवाइड किया यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाई क्या किया था 9 से किया था, ठीक है। और ये कॉमा 7/3, और ये टर्मिनेटिंग में क्या हो गया 7/4 कॉमा 23/8। इस टाइप के जो नंबर्स हैं ये क्या हो गए टर्मिनेटिंग, और इस टाइप के नंबर जो हो गए वो हो गए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक बात का ध्यान देना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग खत्म नहीं हो रहे हैं, डेसिमल के बाद नंबर खत्म नहीं हो रहे हैं, नंबर आना बंद नहीं हो रहा है, लेकिन वो रिपीट कर रहे हैं, बंद नहीं हो रहे हैं, कम से कम रिपीट कर रहे हैं। वो नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं हो रहे हैं लेकिन वो रिपीट कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो जो हमने पहले रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था वही है, कुछ नया नहीं है। अभी तक हम लोग उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते थे। जब हम उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि रैशनल नंबर 2 तरीके के रैशनल नंबर हो रहे हैं, एक हो रहा है टर्मिनेटिंग और एक हो रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो कोई भी नंबर है हम उसको देख के पहचान सकते हैं, देख के हम बता सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में जाएगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक एग्जांपल पूछते हैं, जैसे कि अब आपको बताना है, मान लो हम एक एग्जांपल ले लेती हैं 3/18, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग वाले में जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग में। तो 2 तरीका है, एक तो आप इसको पूरा डिवाइड करोगे और तब बताओगे कि सर ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, या एक तरीका है आप डिनोमिनेटर को चेक कर लो, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 के मल्टीपल आते हैं तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई भी और नंबर अगर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो एग्जांपल देखो, अगर हम 18 को फैक्टराइज करेंगे, 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 6 और 6 3 जा 18। तो यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया डिनोमिनेटर में, तो ये एक 3 तो कट जाएगा, क्या बच गया फिर भी 1/2 × 3 बचा। तो अब ये किस कैटेगरी में चला गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आप इसको चेक कर लो, डिवाइड करके देख लो कि जब भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई भी और नंबर अगर आ जाएगा तो उसको डिवाइड करने पे आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, डेसिमल के बाद वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, वो आते रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं 7/50। तो अब अगर हम 50 को चेक करें तो 7/50 को क्या लिख सकते हैं 5 × 10, और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5। तो अभी इस बार देखो, अब डिनोमिनेटर में क्या है, सिर्फ 2 और 5 है, चाहे 2 कितनी बार भी हो सकता है, 5 कितनी बार भी हो सकता है, बस 2 और 5 होना चाहिए। तो सिर्फ अगर 2 और 5 रहेगा तो अब ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, तो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इर्रेशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये पूरा एक ही लाइन में लिखा हुआ है, मैंने इसको 2 लाइन में लिख दिया। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो ये डेसिमल के बाद, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल की, जब हम उसको डिवाइड करते हैं डेसिमल के बाद जो नंबर आते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। तो जब डिवाइड किया जाएगा तो जो डेसिमल के बाद का जो नंबर होगा ना वो ख़त्म नहीं होगा, मतलब कंटिन्यूअस नंबर आते रहेगा, और वो नंबर रिपीट भी नहीं होगा। नंबर मतलब कुछ अलग अलग नंबर आते रहेंगे। अच्छा एक बात और, एक वर्ड मैंने गलत बोला, डिवाइड जब रैशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को तो हम लोग p/q के फॉर्म में
लिख ही नहीं सकते हैं तो डिवाइड की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर किस टाइप का होता है ये समझो, जैसे √2, √3, √5, √6, √4 नहीं होगा क्योंकि √4 में से तो 2 बाहर आ जाएगा। इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप कुछ भी करके इर्रेशनल नंबर को आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, क्योंकि जो भी नंबर p/q के फॉर्म में होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर, ठीक है। इस p/q को ही हम जब डिवाइड करते हैं तो दो कैटेगरी में बढ़ जाता है, या तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। जो इर्रेशनल नंबर होता है उसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कोई भी नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर आपको लिखा हुआ दिख रहा है तो वो कंफर्म है कि इर्रेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इरेशनल नंबर किस टाइप के होते हैं, इस टाइप के नंबर जो होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर। अंडर रूट के अंदर, रूट साइन के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा जैसे √64, तो इसमें से तो 8 बाहर आ गया, तो ये तो क्या हो गया, रैशनल नंबर। लेकिन भाई √65 है, √63 है, √3 है, √2 है, √8 है। ऑड इवन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इवन नंबर ऑड नंबर से कोई मतलब नहीं है। रूट से अगर वो नंबर बाहर निकल गया, ठीक है, जैसे 8, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर था तो 8 बाहर निकल गया तो ये रैशनल नंबर हो गया। लेकिन भाई √65 तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और क्यूब रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ अगर हम 27 लें तो इसमें से तो 3 बाहर आ गया, तो ये इरेशनल नंबर नहीं हुआ। लेकिन अगर हम क्यूब रूट ऑफ 10 ले लें तो क्यूब रूट ऑफ 10 में से कुछ भी बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल हो गया। अगर हम क्यूब रूट ऑफ 64 लेते हैं तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 64 में से तो क्या होगा, 4 बाहर आ जाएगा। लेकिन क्यूब रूट ऑफ हम ये लिखते हैं 9, तो ये इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, तो इसमें से तो कुछ भी बाहर नहीं आ पाया। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, जो नंबर अंदर में 3 बार हो तो वो 1 बार बाहर आ जाता है। तो क्यूब रूट ऑफ 9 से कुछ भी बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है पूरे चैप्टर के लिए कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर है। और क्या होता है, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पाई, आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे होगे पाई। तो पाई को बोलोगे सर आप इरेशनल नंबर कैसे लिख रहे हो, पाई का वैल्यू तो हमने पढ़ा है कि 22/7 होता है। नहीं, ये गलत है, ये पाई का वैल्यू नहीं होता है। पाई का जो ओरिजिनल वैल्यू होता है ना, पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई का जो वैल्यू होता है 3.1415 समथिंग डॉट 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 कुछ इस तरीके से आगे होता है ये, ठीक है। तो 22/7 लिया गया है, वो इसका एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ताकि ये पाई का हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो अगर हम बार बार इस नंबर को लेके अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए एक नंबर ले लिया गया है 22/7, क्योंकि इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, 22 को आप 7 से डिवाइड करो तो देखो आ जाएगा 3.1428, ये नंबर आएगा, और आएगा 142857। और पाई का जो ओरिजिनल वैल्यू होता है वो होता है 3.1415। तो 22 को अगर 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो नंबर आ रहा है वो ऑलमोस्ट पाई के बराबर का आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए 22/7 को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लिया गया है पाई का, कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए। तो ये गलत है, ये सिर्फ कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए रखा गया है। पाई का ओरिजिनल वैल्यू ये होता है 3.1415, आगे की डिजिट मेरे को याद नहीं है, ठीक है, शायद 92 होता है। तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इरेशनल नंबर हमने क्या पढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो कभी वो टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा। तो याद रखना मुश्किल है इसको कि कुछ कुछ अलग अलग नंबर आते रहेंगे, ठीक है। आप बस इस बात को जान लो कि पाई एक इरेशनल नंबर है। कभी भी आपको कोई कंफ्यूज करता है कि पाई का तो वैल्यू 22/7 होता है तो पाई एक रैशनल नंबर हो गया, नहीं, आपको ये बात याद रखना है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई का ये वैल्यू होता है 22/7, सिर्फ कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए रखा गया है। और जो अभी हम लोग लर्निंग स्टेज में, जो हम एकेडमिक्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे कोई रॉकेट तो हम बना नहीं रहे हैं कि एग्जैक्ट हमारा आंसर सही आना चाहिए। हम लर्निंग स्टेज में है तो हम 22/7 को लेके सॉल्व करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में कैलकुलेशन होती है, जहाँ भी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो भी एक्चुअल कैलकुलेशन होती है, वहाँ पे पाई के इस वैल्यू को यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है।
वहाँ पे पाई के इस ओरिजिनल वैल्यू को वो भी कम से कम डेसिमल के बाद 200 डिजिट 300 डिजिट तक लेके यूज़ किया जाता है एक्चुअल जो कैलकुलेशन जो डेली लाइफ में होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, गलती से भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है नंबर सिस्टम। नंबर हमारा रियल नंबर रैशनल और इरेशनल होता है। रैशनल टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद अच्छा एक बात और कि जो हम पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग, तो जितने भी ये हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, वो सारे ही किसके अंदर आ जाएंगे? रैशनल नंबर के अंदर आ जाएंगे। सारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन तो क्या है? रैशनल नंबर का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या आ गया? इसी के अंदर आ जाएगा, रैशनल नंबर के अंदर। तो अगर हम इस नंबर लाइन को देखें, अगर हम रियल नंबर को इस तरीके से एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो ये रियल नंबर पूरा, तो इसको 50-50 बांट दो, ये पूरा हो गया इररेशनल और ये हो गया पूरा रैशनल। इस रैशनल के अंदर ही में क्या आ जाएगा? फिर आपका आ जाएगा रैशनल नंबर के अंदर में ही आ जाएगा फ्रैक्शन। अगला बॉक्स हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के अंदर में ये आ गया इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर आ गया होल नंबर और होल नंबर के अंदर आ जाएगा नेचुरल नंबर। तो बोलोगे सर इतना सारा इरेशनल नंबर होता है, हमें तो कभी दिखा ही नहीं ये सब। इसका आप नोट्स बना लेना साथ साथ जो मैं लिख रहा हूँ, एक बार वीडियो पॉज करके इस सबको लिख लेना। अब देखो ये क्या बता रहा था मैं, इरेशनल नंबर लाइन के ऊपर जैसे ये हो गया 0 1 2, ये हो गया -1, तो 0 और 1 के बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर है और अनलिमिटेड इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अभी अगला जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगला टॉपिक हम यही सीखेंगे, दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो नंबर लाइन के ऊपर अनलिमिटेड रैशनल नंबर है और अनलिमिटेड रियल नंबर है, ठीक है। तो अभी ये जो आगे पॉइंट पढ़ेंगे उससे ये पॉइंट आपका और क्लियर हो जाएगा। तो देखो हमारा अगला टॉपिक है फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर, ठीक है। हमें दो रैशनल नंबर दिया हुआ रहेगा और दो रैशनल नंबर के बीच में हमें कुछ रैशनल नंबर्स फाइंड करने होंगे। दो रैशनल नंबर के बीच में 10 रैशनल नंबर भी फाइंड करना हो सकता है, एक भी फाइंड करना हो सकता है, 10 भी फाइंड करना हो सकता है। तो इसका क्या तरीका है वो समझो, कुछ एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। मान लो एक सिंपली एक नंबर दिया हुआ है 3 और 4, इसके बीच में हमें मान लो कि सिर्फ एक ही नंबर फाइंड करना हो, ठीक है। तो क्या करो, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। ये 3 और 4 के बीच में हमें एक नंबर चाहिए था, तो हम वैसे भी डायरेक्ट बिना कुछ तरीका, बिना कुछ जाने वैसे भी हम बता सकते हैं। 3 और 4 के बीच में एक नंबर बताना है तो 3.1 ले लो, ये इन दोनों के बीच का आ गया। और लिख लो 3.2 लिख लो, 3.3 लिख लो, 3.4 लिख लो। अनलिमिटेड नंबर हम लिख सकते हैं, अनलिमिटेड, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, एक तो ये हो गया मेथड 1, ठीक है। दो नंबर दिया हुआ है, दो नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर लिखना है, तो हम डायरेक्ट इस तरीके से बता सकते हैं। एक तरीका और क्या है कि दोनों को जोड़ लो और जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। तो हमेशा दो नंबर को जोड़ के जब भी आप 2 से डिवाइड करोगे तो जो नंबर आपको मिलेगा वो उन दोनों नंबर के बीच का नंबर होगा। जैसे 3 + 4/2, तो ये हो गया 7/2, तो ये क्या आ जाएगा 3.5। तो ये नंबर मिल गया इन दोनों के बीच का एक नंबर। तो बताओ इसके लिए हमें, जब हम डायरेक्ट ओरली खोज पा रहे हैं तो हम इतना मेहनत क्यों करेंगे, हम डायरेक्ट वैसे ही बता देंगे, हमें समझ में आ रहा था। हाँ, अगर कुछ क्वेश्चन इस तरीके का रहता 3/7 एंड 8/9, इन दोनों नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर खोजना होता, तो हम डायरेक्ट नहीं बता पा रहे हैं, क्वेश्चन को देख के हम तुरंत नहीं बता पा रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का हमें रैशनल नंबर निकालना, तो हम क्या करेंगे 3/7 + 8/9 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो गया, एलसीएम लो यहाँ पे, 7 और 9 का एलसीएम हो गया 63, 7 9 जा तो 3 9 जा हो गया 27 + 9 7 जा, ठीक है 63, 9 7 जा तो 8 7 जा हो जाएगा 56। तो 56 7 6 13 का 3 1 5 1 6 7 8 83
63, ठीक है, और ये पूरे के नीचे 2 था बाई 2, तो ये क्या हो गया 83/63 इंटू 2, तो 83/126। ये जो नंबर निकल के आया ये नंबर इन दोनों के बीच का नंबर होगा, ठीक है। तो क्या देखा हमने, अगर इस तरीके का नंबर है तो हम डायरेक्ट बता देंगे, और इस तरीके से फ्रैक्शन में जिसमें कि हम डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हैं तो हमें दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लेंगे तो दोनों के बीच का हमें नंबर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमारा मेथड क्या होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरीके का रहा तो हम डायरेक्ट बता दिए, क्वेश्चन ऐसा है तो हमें ये सॉल्व करके देखना पड़ा। और मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा होता 3/11 एंड 8/11, इन दोनों के बीच में एक नंबर बताओ, तो ये भी हम ओरली बता सकते हैं। हमें दिख रहा है 3/11 डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 और 8 के बीच में हम 5/11 लिख सकते थे, 6/11 लिख सकते हैं, हम 4/11 लिख सकते हैं, 7/11 लिख सकते हैं। तो इस वाले केस में भी हम क्या है डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, कोई सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हम डायरेक्ट बता पाएंगे कि हमें सॉल्व करके देखना होगा, ठीक है। तो लेकिन हमारा जो मेथड क्या है, मेथड क्या हुआ फाइंड करने का, कि आप दोनों नंबर को जोड़ के अगर सिर्फ हमें एक नंबर फाइंड करना है, दो रैशनल नंबर के बीच में अगर सिर्फ एक नंबर फाइंड करना है तो हमारा मेथड 1 क्या है, मान लेते हैं दो नंबर है ए और बी, वेयर b इज ग्रेटर देन ए, बाद वाला नंबर हम ऑब्वियस है कि बाद वाले नंबर को बड़ा लिखेंगे, वेयर a एंड b दोनों नंबर के बीच में हमें एक नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे a प्लस बी बाई 2 कर लेंगे, तो दो नंबर के बीच में हमें एक नंबर मिल जाएगा। ये तो बात हुई कि हमें दो नंबर के बीच में अगर सिर्फ एक नंबर खोजना है तब ये हम करेंगे, लेकिन दो नंबर के बीच में हमें अगर 5 नंबर फाइंड करना है, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं 3/11 एंड 8/11, इन दोनों नंबर के बीच में हमें 5 नंबर खोजना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करने का दो तरीका है। क्या करो, आप एक बार इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, तो जोड़ के जब 2 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट आपको इन दोनों के बीच वाला नंबर मिल जाएगा। फिर क्या करो, ये जो नंबर मिल चुका है आपको, इन दोनों नंबर को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, तो फिर आपको ये बीच वाला नंबर मिल जाएगा। फिर आप इन दोनों नंबर को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, ये बीच वाला नंबर मिल जाएगा। फिर इन दोनों नंबर को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, ये बीच वाला नंबर मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, ये नंबर मिल जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड ये नंबर, इन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड ये नंबर। तो इस तरीके से करके आप अनलिमिटेड नंबर खोज सकते हो, आपको जितना मर्जी खोजना है उतना खोजो, लेकिन ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर 10 नंबर खोजने बोल दिया जाए और अगर हम इस तरीके से करते रहें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए अब हमारे पास है दूसरा तरीका, ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं। तो पहला तरीका आपने क्या देखा कि दो नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो उससे हमें दोनों नंबर के बीच का एक नंबर मिल जाता है। और इसी मेथड के हेल्प से हम 10 नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो मेथड 2 क्या है, ठीक है, दो नंबर के बीच में, तो एग्जांपल समझते हैं। अगर 3 और 4 इसी एग्जांपल को लेते हैं, इसके बीच में अगर हमें 10 नंबर भी फाइंड करना है तो हम ओरली बता सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी है। इस क्वेश्चन में अगर 3 और 4 के बीच में बोल रहा है कि 10 नंबर बताओ, तो हम बिना किसी मेथड के ऐसे ही बता देंगे। 3.1, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 3.21, अनलिमिटेड नंबर बताना पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन के लिए कोई मेथड की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो हम तुरंत बता दिए, ठीक है। लेकिन मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन है, चलो बुक का एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 1/3 एंड 1/2, ये क्वेश्चन है हमारा। 1/3 और 1/2 के बीच में हमें 5 नंबर चाहिए, तब हम क्या करेंगे, हमें तो बीच में कोई नंबर ही नहीं दिख रहा है। अगर ये क्वेश्चन रहता कि 3 और 4 के बीच में 5 नंबर बताओ, हमने तुरंत बता दिया। लेकिन अब ये क्वेश्चन है कि 1/3 और 1/2 के बीच में आप 5 नंबर बताओ, तो हम क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, हमें तो कुछ भी नहीं, कहीं गैप दिख ही नहीं रहा है, बीच में कुछ गैप दिखता तब तो हम बताते, गैप नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, दोनों नंबर के डिनोमिनेटर को सेम बनाओ। मेथड 2 जो है हमारा, मेथड 2 का स्टेप 1 क्या हो गया, कोई भी दो नंबर दिख रहा है, मेथड 2 क्या हो गया, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बना दो। मेक डिनोमिनेटर सेम, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बना दो। साथ साथ समझते हैं, तो दोनों का डिनोमिनेटर 3 और 2 का एलसीएम क्या हो गया 6,
तो हम इसको भी 6 बना सकते हैं और इसको भी 6 बना सकते हैं। तो इसको 6 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 1/3 इंटू 2/2, तो ये क्या हो गया 2/6, और 1/2 को भी क्या करो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 3/6। तो अब दोनों नंबर क्या दिख रहा है हमें, 2/6 और 3/6। तो क्या अब हम दोनों नंबर के बीच में 5 नंबर बता सकते हैं? अभी भी हमें दो नंबर के बीच में गैप दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कैसे बताएं? तो डिनोमिनेटर को हमने सेम बना लिया, डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद भी गैप दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब हम क्या करें, इंक्रीज द गैप। न्यूमरेटर में हमें गैप दिखाई नहीं दे रहा है, इंक्रीज द गैप बिटवीन न्यूमरेटर बाई मल्टीप्लाइंग विथ सुटेबल नंबर। देखो हमें 5 नंबर अगर इंसर्ट करने हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 नंबर इंसर्ट करने हैं तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हमें मान लो इन दोनों के बीच में 5 नंबर और इंसर्ट करने, तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 10/30, और यहाँ ऊपर नीचे 5 नंबर अगर इंसर्ट करना है तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बढ़ा के एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 12/36, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ये क्या हो जाएगा 18/36। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि गैप बन गया, 12 और 18 आ गया ना गैप, डिनोमिनेटर सेम है, तो अब इसके बीच में हम क्या लिख सकते हैं 13/36, 14/36, 15/36, 16/36 और 17/36। देखो 5 नंबर, और इसके बाद अगर हम 18/36 लिखेंगे तो यही आ गया, 5 नंबर ही बीच में इंसर्ट करने का स्पेस बना, हमने 5 नंबर इसके बीच में इंसर्ट कर लिया। तो क्या तरीका है, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाओ, डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद आप किसी भी एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो पूरे नंबर को, ठीक है। तो जो सुटेबल नंबर कैसे मिलेगा, हमें जितना नंबर इंसर्ट करना है उससे 1 बढ़ा लो, 2 बढ़ा लो, कोई ज़रूरी नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप इसको 6 से ही मल्टीप्लाई करोगे, आप 7 से भी कर सकते थे, आप 8 से भी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन हमारा काम है कि अगर 5 नंबर इंसर्ट करना है तो 6 से मल्टीप्लाई करने से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन में सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर सेम बनाया। मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिनोमिनेटर पहले से ही सेम बना हुआ है, तब क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन देखो, इसका तो काम खत्म हो गया, इसको इरेज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन मान लो जैसे ये है 5/7 और ये ले लेते हैं 3/17 और 8/17, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम बना हुआ है और इसमें बोला जा रहा है कि आप 10 नंबर इंसर्ट करके दिखाइए, बीच में इन दोनों नंबर के बीच में हमें 10 नंबर इंसर्ट करना है। तो बोलो कि डिनोमिनेटर तो सेम बना हुआ है, हम आराम से लिख सकते हैं। तो 3/17 के बाद आप अगला लिखोगे 4/17, 5/17, 6/17, 7/17, आप और नंबर नहीं लिख पाओगे, इसके बाद आके रुक गया। हमें तो यहाँ पे 10 नंबर इंसर्ट करना था, लेकिन 4 नंबर तो हम इंसर्ट कर लिए, अब क्या करें, तो ये तरीका नहीं होगा। तो यानी डिनोमिनेटर जब सेम, या तो हम सेम बनाएं या ऑलरेडी सेम बना हुआ है, तो हमारा ये स्टेप बच गया ना। लेकिन जो 10 नंबर हमें इनके बीच में 10 नंबर चाहिए था, 10 नंबर का गैप अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, गैप को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, इंक्रीज द गैप ज़रूरत के हिसाब से। अगर गैप यहाँ पे ऑलरेडी गैप होता, अगर इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ 4 नंबर इंसर्ट करना रहता तो कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट हम आंसर लिख देते। लेकिन 10 नंबर इंसर्ट करना है तो गैप काफ़ी नहीं है, तो हम गैप को बढ़ा लेंगे ज़रूरत के हिसाब से। तो 10 नंबर इंसर्ट करना है तो हम 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 33, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 187, ठीक है। और इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 88, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 187। तो अब देखो गैप कितना ज़्यादा हो गया, हम 10 के अलावा बहुत ज़्यादा नंबर लिख सकते हैं। तो बोलोगे सर 10 से क्या हम 5 से भी मल्टीप्लाई करते तो भी काम चल जाता? हाँ भाई बिल्कुल काम चल जाता। हमें 10 नंबर इंसर्ट करना है तो देख लो कि गैप अराउंड 10 नंबर इंसर्ट करने लायक गैप बन जाए, उससे ज़्यादा बड़ा भी गैप बन जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने 10 नंबर इंसर्ट करने से मतलब है। तो अब हम आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं 34/187,
35/187, 36/187, ठीक है। इस तरीके से करके हम 10 नंबर अब काफ़ी इजीली लिख लेंगे। तो आपने क्या समझा, 2 मेथड समझ लिया। एक मेथड और है, मेथड 3। इसमें क्या था, इतना झमेला था कि पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाओ, ठीक है, फिर उसके गैप को इंक्रीज करो और फिर उसके बीच का नंबर लिखो, ठीक है। अगर हम इतना नहीं करना चाहते हैं कुछ भी, तो बुक में एक डायरेक्ट सीधे फॉर्मूला दिया हुआ है, हम डायरेक्ट उस फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्ट बना सकते हैं। तो मेथड 3 क्या है कि मान लो कोई भी 2 नंबर आपको दिया हुआ है, आपको उसके बीच में 5 नंबर इंसर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, आपको इस नंबर से, एक मिनट, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, मेथड 3 में सबसे पहले डी कैलकुलेट कर लेना है। डी कैसे मिलेगा आपको, मेथड 3 जो भी 2 नंबर दिया रहेगा, 2 नंबर में से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा ऑब्वियसली। तो बड़े नंबर में से आपको छोटे नंबर को माइनस करना है, डिवाइडेड बाई n+1। n क्या है, जितना भी नंबर आपको उसमें इंसर्ट करना है। अगर 5 नंबर इंसर्ट करना है तो n का वैल्यू हो गया 5, 5 + 1 6 से आपको डिवाइड कर देना है। तो ये जो सॉल्व होके आएगा, ये एक आपको नंबर मिल जाएगा, उसको जनरली हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आप नंबर कैसे फाइंड करोगे, एग्जांपल से समझो कि मान लो 2 नंबर थे a और b, ठीक है। मेथड 3 हम लिख रहे हैं यहाँ पे, मेथड 3 है ये। a और b 2 नंबर के बीच में आपको 5 नंबर इंसर्ट करने थे। यहाँ पे इंसर्ट 5 नंबर्स। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप d कैलकुलेट करोगे, बिग माइनस स्मॉल बाई n+1। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है, b, माइनस स्मॉल नंबर कौन है, a, बाई n। 5 नंबर इंसर्ट करना था तो 5+1। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व होने के बाद ये एक नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ 5 नंबर्स आर, 5 नंबर जो आपको इंसर्ट करने थे, नाउ 5 नंबर्स आर। क्या करना है, इस d को a में जोड़ते चले जाओ। पहला नंबर कैसे मिलेगा, 5 नंबर्स आर, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर कैसे मिलेगा, a जो छोटा नंबर है, a प्लस उसमें इस d को जोड़ दो। फिर सेकेंड नंबर कैसे मिलेगा, a प्लस 2d जोड़ दो, d को 2 से मल्टीप्लाई कर लो फिर जोड़ दो। थर्ड नंबर कैसे मिलेगा, a प्लस 3d। फोर्थ नंबर a प्लस 4d और फिफ्थ नंबर कैसे मिलेगा, a प्लस 5d। तो इस तरीके से आपको जितने भी नंबर इंसर्ट करने हैं आप उतने नंबर इंसर्ट कर सकते हो। इसमें कोई डिनोमिनेटर सेम बनाने का चक्कर नहीं है, ना ही गैप को इंक्रीज करने का चक्कर है। सीधे आप d का वैल्यू कैलकुलेट करो। d के वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद पहले जो दोनों में 2 नंबर में जो छोटा नंबर है उसमें उस d को जोड़ते चले जाओ। फर्स्ट टाइम डायरेक्ट d को जोड़ो, फिर सेकंड टाइम में d को 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, थर्ड टाइम d को 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, मेथड 3 को। कि दिया हुआ है फाइंड 3 रैशनल, फाइंड 5 रैशनल नंबर। बुक में एग्जाम्पल 6 है ये, RS अग्रवाल बुक का एग्जाम्पल 6। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम डी कैलकुलेट करेंगे। डी के लिए क्या करना होता है, बड़े नंबर को बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर। तो अगर आपको यहाँ से देख के क्लियर कट पता चल रहा है कि दोनों में बड़ा नंबर कौन है छोटा नंबर कौन है, तब तो आप माइनस कर लो। नहीं तो पहले आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि बड़ा नंबर कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि बड़ा नंबर है 4/5, तो 4/5 माइनस 3/5 कर दिए, डिवाइडेड बाई 5 नंबर हमें इंसर्ट करने थे, तो हम क्या करेंगे 5+1। तो डी का वैल्यू आ गया, यहीं पे लिख लेते हैं 4 - 3 आ जाएगा 1/5, माइनस करेंगे तो डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ गया 1/30। ये मिल गया हमें डी का वैल्यू।
ये 5 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि कैसे किया हमने। डी का वैल्यू मिल गया। अब हमारा फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट नंबर कैसे मिलेगा? a प्लस डी, मतलब a प्लस डी मतलब स्मॉल, दोनों में से स्मॉल नंबर प्लस d। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या था? 3/5 प्लस 1/30। सॉल्व कर लो। फिर 3/5 प्लस 1/30 को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/30। फिर 3/5 प्लस इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/30 प्लस फिर 3/5 प्लस 4/30 और फिर 3/5 प्लस 5/30। तो अब आपको यहाँ पे दोनों नंबर को जोड़ने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा और आपको, तो ये तो और कॉम्प्लिकेटेड तरीका हो गया। तो सबसे इजी तरीका मेरे हिसाब से वही है भैया कि सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बना लो। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के बाद गैप बढ़ा लो और गैप बढ़ाने के बाद आपको जितना नंबर लिखना है लिखो। ये सबसे बेस्ट तरीका यही है दो नंबर के बीच में अनलिमिटेड नंबर फाइंड करने का तरीका। लेकिन बुक में ये तरीका भी दिया हुआ था तो इसलिए मेरे को बताना था तो ये बता दिया। लेकिन चलो ठीक है, जोड़ लो। 30 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 30, 5 6 जा तो 3 6 जा 18 प्लस 1 तो ये आ गया 19/30। अब 5 और 30 का फिर से एलसीएम हम लेंगे तो 30 आएगा। 5 6 जा तो 3 6 जा 18 प्लस 2 तो ये आ जाएगा 19/30। तो अब आप इसको जोड़ोगे तो अगला नंबर आपका आ जाएगा 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30। तो इस तरीके से आपको ये 5 नंबर मिल गया। चाहो तो यहाँ पे 20/30 कट रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो काट के सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे छोड़ दो, वो ज़्यादा बेटर है। तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस 5 नंबर्स आर, पांचों नंबर को इकट्ठा करके हम एक प्लेस पे लिख देंगे। इसके बाद इधर लिख रहे हैं हैंस 5 नंबर्स आर 19/30, क्या है यहाँ पे 18 तो सॉरी 20 हो गया ना, ये 21 हो जाएगा, ये 22 और ये 23। ठीक है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। क्लियर है? तो आई होप कि आपको एक पार्ट समझ में आ गया होगा पूरा कि दो रैशनल नंबर के बीच में हम रैशनल नंबर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। 2-3 तरीका है हमारे पास। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। अगर डायरेक्ट जैसे पूछ दिया 7 और 8 के बीच में नंबर बताओ तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर सिर्फ एक ही नंबर बताना है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। 5 या 10 नंबर इंसर्ट करने हैं तो आप डिनोमिनेटर सेम बना लो या फॉर्मूले को यूज़ कर लो, जैसे करना है करो। अगर डिपेंड करता है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नहीं इस डी को यूज़ करके बनाना है तो आपको फिर ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वीडियो ऑलरेडी 40 मिनट की हो चुकी है। इस वीडियो को स्टॉप कर देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए पूरे एंड तक आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हो, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो और वीडियो अगर समझ में आ रही है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना मत भूलना। ठीक है, बाय बाय।